नमस्कार, 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई में उद्धव ठाकरे की जीत होगी या हार, इस सवाल के जवाब में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने उससे भी बड़ी चुनौतियां खड़ी है और वो चुनौती है बाबा साहेब ठाकरे के हिंदुत्व का असली वारिस कौन। एकनाथ शिंदे की बगावत और तेवरों ने ठाकरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि उद्धव ठाकरे को पार्टी की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कराना पड़ा कि शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। इस प्रस्ताव का सीधा मतलब है बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने का हक सिर्फ ठाकरे परिवार को है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चुनौती दी है कि हिम्मत है तो अपने पिता के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाओ। अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना में सत्ता पर कब्जे की लड़ाई अब बाप पर आ गई है। असली शिवसेना किसकी है, इस सवाल का जवाब बाला साहेब ठाकरे के सरनेम पर आकर टिक गई है। बाला साहेब ठाकरे के नाम पर शिवसेना में घमासान मच गया है। बागी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोका, कहा हम ही हैं असली शिवसेना, हम ही हैं बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के असली वारिस। बस फिर क्या था, उद्धव ठाकरे शिंदे के इस दावे से भड़क गए। शनिवार को सेना भवन में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जबरदस्त निशाना साधा, कहा मेरे पिता के नाम पर नहीं, अपने पिता के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ। उद्धव ने बैठक में कहा, जो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने की फिराक में हैं, उनमें हिम्मत है तो खुद के बाप के नाम पर वोट मांगे। एक नाथ पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं, आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया, बैठक में 6 प्रस्ताव पास किए गए। उनमें से 2 प्रस्ताव शिवसेना पार्टी और बाला साहेब ठाकरे के नाम को लेकर पास किए गए। प्रस्ताव नंबर 6 के मुताबिक बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना नाम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। रेजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है तो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। शिवसेना ने ये प्रस्ताव क्यों पास किए, इसके पीछे की वजह है बागी एकनाथ शिंदे का वो संभावित कदम जिसने शिवसेना को ठाकरे खानदान से छीनने की मंशा छिपी दिखाई देती है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में ठहरे बागी विधायकों के साथ नई पार्टी बना सकते हैं। सूत्रों की माने तो नई पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे हो सकता है। इसी खबर के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चैलेंज किया, कहा कि वोट मांगना है तो अपने पिता के नाम पर मांग कर दिखाओ। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद गुवाहाटी के होटल में एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने भी बैठक की। इस बैठक के बाद दीपक केसरकर ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कहा कि हमारे पास 2/3 विधायक हैं, इसलिए हम ही हैं असली शिवसेना। हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है, 2/3 बहुमत हमारे पास है। अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी क्या कही, कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा क्लेम इतना ही है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे, और हमारा अलग गुट रहेगा। एकनाथ शिंदे की बगावत और उनके पीछे 2/3 विधायकों का समर्थन और हिंदुत्व का साथ छोड़ने के आरोप ने उद्धव ठाकरे की जमीन हिला दी है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक और प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव नंबर 5 के मुताबिक शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की है और रहेगी। मराठी अस्मिता और हिंदुत्व का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे।
जो रिजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। सभी बागी विधायकों को 27 जून यानी सोमवार शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जारी नोटिस के मुताबिक अगर बागी विधायक जवाब नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, फिर आगे की प्रक्रिया के मुताबिक कार्यवाही होगी। अब इस नोटिस पर शिंदे गुट का कहना है कि अगर पद का गलत इस्तेमाल हुआ तो राज्यपाल से गुहार लगाएंगे। शिंदे गुट कोर्ट भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलो एक और बड़ी खबर इसी बीच आई है वो आपको बता देते हैं, और इसी बीच खबर इसी से जुड़ी हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आई है। गुवाहाटी से गुजरात पहुंचे थे शिंदे, फिलहाल ये बड़ी अपडेट आई है। चार्टर्ड प्लेन से शिंदे गुवाहाटी से गुजरात पहुंचे। कल रात गुजरात गए थे शिंदे चार्टर्ड प्लेन से। ये बड़ी अपडेट है इस पूरी खबर पर। हालांकि आपको ये भी बताएं, आपको याद होगा कल जब जानकारी मिली थी कि एयरपोर्ट गए हैं शिंदे, लेकिन फिर उसके बाद खबर आती है कि वो वापस होटल लौट आए हैं गुवाहाटी में ही, और वो दोबारा से होटल में अपने विधायकों के साथ नजर आए। लेकिन फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि वो कल रात गुजरात गए, चार्टर्ड प्लेन से गुजरात गए, और फडणवीस भी गुजरात गए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट है, और इसके मायने क्या है अपने आप में बहुत खास हो जाते हैं। इस पर आगे जैसे ही डिटेल आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। हालांकि मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दें 4 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर त्यागी हैं मुंबई से, वैदेही को आप देख रहे हैं, अश्विन पांडे को आप देख रहे हैं, इसी के साथ पूजा मेहता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, गुवाहाटी की हर जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। आऊंगी मैं आप चारों के पास, आप चारों बने रहिए हमारे साथ। आप पहले ये भी समझिए, ये भी जानिए कि शिवसेना का पार्टी सिंबल किसका होगा। सबके जहन में ये सवाल है, इसकी लड़ाई भी जबरदस्त हो रही है। जानकारों के मुताबिक सिंबल पाने के लिए शिंदे को विधायकों के अलावा पार्टी लीडर्स, डिप्टी लीडर्स, सेक्रेटरी, स्पोक पर्सन, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, एमएलसी, मेयर और डिप्टी मेयर का समर्थन भी लेना होगा। पार्टी सिंबल पाने के लिए शिंदे के पास यह समर्थन आधे से ज्यादा लोगों का होना चाहिए। फिलहाल संगठन और विधायिका की स्थिति क्या है वो भी आपको समझनी चाहिए। फिलहाल शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं और युवा सेना के जो अध्यक्ष हैं आदित्य ठाकरे हैं। शिंदे के लिए मुश्किलें इसके बाद शुरू होती हैं। शिवसेना में लीडर्स की संख्या 19 है और डिप्टी लीडर्स की संख्या है 32, और शिंदे को सिंबल के लिए कम से कम 10 लीडर्स और 16 डिप्टी लीडर्स का साथ चाहिए। इसके अलावा 5 सेक्रेटरी हैं और 11 स्पोक पर्सन हैं। सिंबल के लिए सेक्रेटरी और प्रवक्ता का भी समर्थन होना बहुत जरूरी है, तभी सिंबल की लड़ाई शिंदे जोरदार तरीके से लड़ सकते हैं। 19 लोकसभा सांसद हैं, यहां शिंदे का पक्ष मजबूत है। शिंदे गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोकसभा सांसद उनके संपर्क में हैं। उसी तरह 3 राज्यसभा सांसद हैं। शिंदे को इनका भी समर्थन चाहिए। शिवसेना के 55 विधायक हैं, इनमें से 40 से ज्यादा समर्थन का दावा शिंदे गुट कर रहा है। इसके अलावा 14 एमएलसी भी हैं। शिवसेना के 5 मेयर भी हैं। कहा यह जा रहा है कि इनमें से मुंबई को छोड़कर सभी मेयर शिंदे के पक्ष में खड़े हुए हैं। कौन किसके समर्थन में है ये सारी खबरें सूत्रों के मुताबिक हैं, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि सिंबल उसी का होगा जिसके पास आधे से ज्यादा का समर्थन होगा, यानी ये इसका लब्बो लुबाव है। अब चलते हैं अंकुर त्यागी के पास। सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरे 4 सहयोगी मेरे पास हैं। अंकुर, जिसके पास आधे से ज्यादा का समर्थन होगा इसका मतलब ये जो लड़ाई है उसी के पास जाकर खत्म होगी, लेकिन क्या ये इतना आसान है? देखिए, ये फिलहाल जो बात हो रही है वो दावों के ऊपर हो रही है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। अगर मैं एकनाथ शिंदे की बात करूं तो वो लगातार 38 एमएलएस की बात कर रहे हैं। हालांकि उनके सिग्नेचर उनके पास होते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे आए हैं। वो डॉक्यूमेंट जो डिप्टी स्पीकर को भेजे गए हैं उसमें बाकायदा 38 जो लोग हैं, विधायक हैं, उन सभी के सिग्नेचर उनके नाम के साथ किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी हटाने को लेकर एक बात रखी गई थी। तो ये शो करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट से कभी कोई वीडियो रिलीज किया जाता है, कभी कोई फुटेज रिलीज की
जाती है या कोई तस्वीर रिलीज की जाती है कि विधायकों में तो कम से कम जो संख्या बल है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे के पास ही है। इसके अलावा 5 ऐसे सांसद हैं जो खुले तौर पर लगातार एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन करते रहे हैं। एकनाथ शिंदे का कहना यह है कि हमारे पास तो 10 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं। तो जहां तक बात है पार्षदों की, उसमें भी लगातार फूट की बात सामने आती रही है। बात दावों की हो रही है। शिवसेना आज अपनी मीटिंग करती है, वर्किंग कमेटी, उसका अपना दावा था। तमाम जो लीडर्स थे, जो टॉप लीडरशिप है शिवसेना की, वो लगातार दावा करते रही कि ऐसा नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, पिक्चर जो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे विधायक जो इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट में बैठे हुए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं। तो दावों के ऊपर दावों की हकीकत क्या है, बिल्कुल इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। पूजा, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि खबर ये आई है कि कल शिंदे चार्टर्ड ट्रेन से गुजरात गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के भी जाने की खबर है। क्या और जानकारी इस बाबत आपको मिल पा रही है? क्योंकि कल एक तस्वीर वो भी थी जब एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हुए थे, फिर खबर आई कि वो वापस होटल पहुंच गए हैं अपने विधायकों के पास। देखिए पयोधी, आपको बता दें हम फिलहाल गुवाहाटी के उस होटल के बाहर है और कल हमने जैसा देखा एकनाथ शिंदे दोपहर के वक्त जो है इस होटल से निकलते हैं और वो गुवाहाटी में मौजूद थे। लगभग 3 घंटों तक वो लगातार लॉयर्स से बैठक कर रहे थे, लीगल एडवाइस और लीगल रेमेडीज जो है वो ले रहे थे, क्योंकि ये मामला जो है अब आगे कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए ये जो सफर है उनका सरकार बनाने का, जो उनका सपना भी है, तो उसके बीच में काफी ऐसे कानूनी दाव पेच है। तो उसको डील करने के लिए वो लगातार 3 घंटों तक जो है बैटरी ऑफ लॉयर्स से वो मिलते हैं, बैठक करते हैं और उसके बाद लगभग 4 बजे वो इस होटल में वापस आते हैं। लेकिन फिर एक बार खबर आती है कि लगभग 11 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे का कॉन्वॉय जो है इस होटल से बाहर जाता है और वो एयरपोर्ट की तरफ जाता है। हालांकि अभी तक जो है एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि एकनाथ शिंदे जो है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे थे, और अगर पहुंचे थे तो उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट लिया नहीं, और अगर चार्टर्ड फ्लाइट ली भी तो वो कहां गए। तो पूरी तरीके से जो है अनकन्फर्म रिपोर्ट से अभी तक किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन एक बात की पुष्टि हो चुकी है कि कल देर रात को भी वो इस होटल से निकले थे लगभग 11 बजे के बाद। पयोधी, और अभी ये भी इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सारी खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, जिस तरह की जो जानकारी मिल पा रही है जी न्यूज आप तक बता रहा है। अश्विन, मैं आपसे जानना चाहती हूं, देवेंद्र फडणवीस के भी गुजरात जाने की खबर है, वहां से आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक ये तमाम जो खबरें बाहर आ रही हैं, क्योंकि कल 8 बजे के आसपास देवेंद्र फडणवीस जो है अपने काफिले के साथ सागर बंगले से निकले थे, जहां पूरे दिन वो अलग अलग नेताओं से मिलते रहे, बैठकें उनकी चलती रहीं, और 8 बजे के करीब वो अपने घर से निकले, एयरपोर्ट की तरफ गए। और जो सूत्र बताते हैं वो ये कि वो एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट से इंदौर, इंदौर से सूरत या फिर वडोदरा, ये 2 जगह को लेकर जो है अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, और यहीं पर पहुंचे थे एकनाथ शिंदे, उनसे बातचीत हुई। हालांकि जैसा कि हमारी सहयोगी पूजा बता रही हैं कि ये अपुष्ट खबर है, सूत्रों के आधार पर है, कोई आधिकारिक तौर पर इस पर अभी बातचीत नहीं कर रहा और ना ही इस पर कुछ बताने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप पूरी परिस्थिति को देखें तो ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण जो है मानी जाएगी, और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर, इसी बातचीत के आधार पर आगे महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जो, क्योंकि वैदेही बीजेपी इससे पहले तो वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में थी, लेकिन जब ऑफर दिया गया बीजेपी की तरफ से तो उसके बाद बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोले। अगर ये मुलाकात होती है, ये कोई जानकारी ऐसी नहीं है, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो इसके मायने बहुत खास हैं। जी बिल्कुल, अगर ये मुलाकात होती है तो उसके मायने बिल्कुल खास है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह 19 तारीख से ये शिवसेना के गुट में जिस तरह की हलचल हो रही थी और 20 तारीख जैसे ही विधान परिषद के चुनाव हो गए, उसके उसी रात को एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ सूरत को निकल गए थे, और वहीं पर जो है वो कहीं ना कहीं बात सामने आई थी। अभी बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जो है वो अपना हाथ बढ़ाएंगे और सत्ता महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी की आ जाएगी, लेकिन बीजेपी की ओर से कुछ कहा नहीं जा रहा था, क्योंकि बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि क्या हो सकता है, क्या ये शिवसेना की कोई चाल हो सकती है, क्या थोड़े विधायक और आके हमसे ज्वाइन करके, जैसे कि इसके पहले हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इन्होंने जिस तरह से एक साथ आके सत्ता स्थापन कर ली थी। 48 घंटे की ये जो है वो सरकार थी, 48 घंटे की ये सरकार थी, और उसके बाद ये सत्ता जो है वो पूरी तरह से गिर गई, और जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को काफी कुछ दिक्कतों का और समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये फिर
फिर ये बात जो है वो ना हो, जिसलिए बीजेपी जो है वो पूरी तरह से खबरदारी ले रही थी, हर तरीके से सोच रही थी। इसको ऐसे कहूं कि बीजेपी ने अपनी गलती से सीखा है, जो पिछली बार बीजेपी से हुआ वो नहीं चाहती ऐसा कोई भी कदम उठाए, और अगर सत्ता की तरफ बीजेपी बढ़ रही है महाराष्ट्र में तो फिर कदम तो फूंक फूंक कर बीजेपी को भी रखना होगा। और इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर, शिवसेना के बागी विधायक और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे ने ट्वीट कर खुद को शिव सैनिक बताया। भुमरे ने ट्वीट कर कहा है कि शिवसेना में हिंदुत्व का आग्रह मतलब बगावत नहीं है। मैं कल भी शिव सैनिक था, आज भी शिव सैनिक हूं और हमेशा शिव सैनिक ही रहूंगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शिवसेना के बागी विधायक और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे ने ट्वीट कर खुद को शिव सैनिक बताया है। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी जिसमें दीपक वसंत जो बागी विधायक हैं वो ये कहते हैं कि हम सब शिवसेना के सदस्य हैं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का पालन करने वाले हैं और हमें अलग नहीं समझा जा सकता। और अब ये एक और बड़ी खबर, एक और बागी विधायक और कैबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे ने ट्वीट कर खुद को शिव सैनिक बताया। भुमरे ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना में हिंदुत्व का आग्रह मतलब बगावत नहीं है। मैं कल भी शिव सैनिक था और आज भी शिव सैनिक हूं। चलिए एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दूं, अयोग्यता के नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएगा अब शिंदे गुट। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, सोमवार को कोर्ट में दायर की जा सकती है याचिका। शिंदे गुट अगले हफ्ते सरकार बनाने की भी तैयारी में है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सरकार बनने के बाद शिंदे गुट के नेता, मंत्री, विधायक और सांसद अयोध्या दर्शन के लिए भी जाएंगे। यानी ये भी तय हो चुका है कि सरकार बनने के बाद कहां पर दर्शन करने जाना है, कौन से तीर्थ जाना है, क्योंकि अयोध्या जाने को लेकर भी नाराजगी शिंदे गुट में थी कि क्यों आदित्य ठाकरे को ही भेजा गया और किसी को नहीं भेजा गया। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अंकुर, ये बड़ी खबर इसी बीच आई है कि कोर्ट जाएगा अब शिंदे गुट। देखिए, शिंदे गुट के लिए अब यहाँ से जो रास्ता है वो यही बचा हुआ है, क्योंकि आज जिस तरीके से सबको नोटिस गए हैं, हमने अपने दर्शकों को अपने आज दोपहर में वो नोटिस भी दिखाए थे जिसमें एकनाथ शिंदे से लेकर जितने भी 38 विधायक हैं या बागी विधायक हैं जो इस वक्त गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं, उन सभी को डिप्टी स्पीकर ने बाकायदा नोटिस जारी किया है कि आपको आने वाले 48 घंटे के अंदर आपको आना होगा या अपना जवाब देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। तो ये अब यहाँ से मामला जो टेक्निकल पॉइंट में है जो उनको फंसता जा रहा है, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर है उसने पहले ही जो व्हिप है, शिवसेना का व्हिप जो है वो सुनील प्रभु जो है शिवसेना के कद्दावर नेता और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी, उनको बना दिया है और विधायी दल का जो नेता है वो अजित चौधरी को बना दिया है। अब यहां से उनको मुंबई आकर प्रेजेंट होकर अपनी बात रखने के लिए जो कहा जा रहा है, यहां से टेक्निकली सबको फंसाने की बात चल रही है। और यही बात है कि एकनाथ शिंदे जो लगातार कोशिश करता रहा कि डिप्टी स्पीकर को लेकर ही अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है, उनके होने पर ही सवाल खड़ा करता रहा है। अब वो कोर्ट की तरफ जाने की बात कर रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन है जो इस डैमेज से अंकुर, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, लगातार सारी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद आप। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के समर्थक आक्रामक हो गए हैं। मुंबई, पुणे में शिंदे समर्थकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मुंबई पुलिस हालात से निपटने की तैयारियों में जुटी है, लेकिन उद्धव कैंप की ओर से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जिनसे परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्होंने शिव सैनिकों को संभाल कर रखा है, वरना मुंबई में आग लग जाती। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन सबको बोला है संयम रखो। आज जो दंगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तुरंत एक बार वो कॉल करेंगे तो ये सब दंगे बंद हो जाएंगे। साम दाम दंड भेद, महाराष्ट्र की राजनीति का मौजूदा चरित्र यही है। अगर बात से बात बन जाए तो ठीक, अगर ना बने तो फिर धमकी, हंगामा और उत्पात। शुक्रवार को पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में बैठक की। उद्धव के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने भी जिला अध्यक्षों से संवाद किया।
और इसी के बाद से मुंबई में ठाकरे समर्थकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। कहीं एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिक पोती गई, तो कहीं शिंदे गुट के नेता के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। अब ठाकरे समर्थक अचानक आग बबूला हुए या उन्हें कहीं से निर्देश मिला है, ये तो नहीं मालूम। लेकिन संजय राउत का ये बयान मुंबई में हंगामे के पीछे की कहानी बताने के लिए काफी है। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लोगों का गुस्सा जरूर है। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने तो इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को भी घेर लिया। फडणवीस को संजय राउत ने क्या नसीहत दी, वो भी सुनिए। देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप आपकी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए, चुनाव में देखेंगे। इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे, इतना ही मैं कहूँगा। शुक्रवार से ही संजय राउत आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, तो उनकी आक्रामकता का नतीजा भी देखिए। तस्वीरें ठाणे की, वो ठाणे जहां ठाकरे परिवार का दबदबा माना जाता है। तो देखिए किस तरह यहां ठाकरे समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। ठाणे में एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पार्टी के बागी विधायक तानाजी सावंत के एक कार्यालय में भी तोड़फोड़ की, जो इस समय एकनाथ शिंदे गुट के हिस्से के रूप में गुवाहाटी में। कार्यकर्ताओं का एक समूह कटराज इलाके में स्थित भैरवनाथ शुगर वर्कर्स के कार्यालय में घुस गया और सावंत के कार्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के खिलाफ शिवसैनिकों का आक्रोश यही नहीं रुका। पुणे में एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के शुरू किए गए मेडिकल हेल्थ कैंप के बोर्ड पर शिवसैनिकों ने कालिक पोत। सावंत साहेबांचे शुगर फॅक्टरीचं एक ऑफिस आहे, प्रायव्हेट ऑफिस आहे, तिथं 10:30-11च्या आसपास तोडफोडचा प्रकार झालेला आहे। तर त्यामध्ये आपण तात्काळ गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई आपण करत आहोत। त्या संदर्भात सर्व सूचना आम्ही पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत आणि यामध्ये आपण कडक कारवाई आपण करणार आहोत। मुंबई और आसपास के इलाकों में हंगामे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने छुट्टी पर गए पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त समेत सभी आला अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहा है। मुंबई पुलिस ने शहर में किसी भी तरह की झड़प को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबल की ड्यूटी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। सभी थानों के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उपस्थित रहेंगे और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं लेंगे। लेकिन गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे को मुंबई पुलिस पर जरा भी यकीन नहीं है। उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप पवाल से पाटिल को एक चिट्ठी लिखी। राजनीतिक अशांति के चलते मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने शिंदे गुट के विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा हटा दी। अगर विधायकों के परिवार को कुछ हो जाता है तो सीएम शरद पवार, आदित्य ठाकरे, संजय राउत जिम्मेदार होंगे। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लिखी गई चिट्ठी में 16 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। तो वहीं दीपक केसरकर ने यह कहकर बवाल मचा दिया कि मुंबई के मौजूदा हालात ठीक नहीं। आज जो दंगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तुरंत एक बार वो कॉल करेंगे तो ये सब दंगे बंद हो जाएंगे और ये उनका कर्तव्य है और वो बहुत ही कर्तव्य दक्ष मुख्यमंत्री है। तो हमारी उनसे विनती है कि ये जल्द से जल्द अपना जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो पूरा करें और महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ दे। आक्रोश अपनी जगह, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। पोस्टर फाड़ने तक तो बात समझ में भी आती है, लेकिन दफ्तरों में तोड़फोड़ सरासर गलत है। सड़कों पर हंगामा सरासर गलत है और उससे भी ज्यादा गलत है उग्र विरोध प्रदर्शन को मौन समर्थन देना।
और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं, सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। मुंबई में फिलहाल 10 जुलाई तक धारा 144 लगा दी गई। 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। लेकिन सवाल तो यही है कि कुर्सी की जंग में हिंसा का इस्तेमाल क्यों, पार्टी की खातिर इतना बवाल क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अश्विन दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विन, पहले तो उद्धव इमोशनल कार्ड खेलते हैं, उसके बाद फिर वो बातचीत की बात करते हैं, उसके बाद फिर वो चेतावनी देते हैं और फिर उनके समर्थक इस तरह से उपद्रव मचाते हैं। मुंबई में तो धारा 144 लग गई है, लेकिन क्या ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे महाराष्ट्र के माहौल के लिए ठीक है? जी देखिए, ये जो स्थिति बन रही है इसको लेकर कल ही एक बैठक की गई गृह मंत्रालय की तरफ से और सभी अधिकारियों को ये कहा गया कि कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना होनी चाहिए और अगर कहीं इस तरह की स्थिति बनती है तो वहाँ पर कार्रवाई तुरंत हो। मुंबई में भी आज जो है कई जगहों पर कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, पुलिस की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। ज़रूरी है कि इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की, और ये कंट्रोल कहीं ना कहीं अगर उद्धव ठाकरे, जैसा दीपक केसरकर कह रहे थे कि अगर उद्धव ठाकरे इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो जिस तरह से हिंसा हो रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, ऑफिसेस तोड़े जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, ये थम जाएगी। और ये जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की इसलिए भी बनती है क्योंकि वो सिर्फ किसी एक पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कानून व्यवस्था बनी रहे, सब कुछ अच्छे से चले, इसका उन्होंने शपथ लिया हुआ है और ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। ऐसे में ज़रूरत है कि खुद मुख्यमंत्री सामने आए और इस तरह की हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश करे। जैसा संजय राउत कहीं ना कहीं जो है एक तरह से उकसाने की शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया कि आग लग जाएगी, लोग भड़के हुए हैं। ये अपने नेताओं को कंट्रोल करने की उद्धव ठाकरे को ज़रूरत है ताकि ऐसी हिंसा बिल्कुल ना हो। आप बने रहिए अश्विन हमारे साथ, अश्विन पांडे हमारे साथ बने हुए थे, आगे भी हम आपका रुख करेंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शिवसेना टूटती है तो उसका तीर कमान का निशान किस धड़े के पास रहेगा। इसके अलावा पार्टी टूटने पर असली शिवसेना कौन है, इसका फैसला कौन करेगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सबके जहन में हैं। शिंदे गुट की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके पास 40 शिवसेना के विधायकों का समर्थन है। अगर ये दावा सही है तो शिंदे दल बदल कानून से बच जाएंगे, क्योंकि दल बदल कानून से बचने के लिए 37 विधायक चाहिए होते हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताएं, दूसरा सवाल यह सामने आता है कि क्या शिवसेना को तोड़ने के बाद उसका चुनाव चिन्ह भी हथियाया जा सकता है या शिंदे हथिया सकते हैं। तो आपको यह बताएं, 1968 का जो इलेक्शन सिंबल एक्ट है, चुनाव आयोग को किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला लेने की छूट देता है। इसी नियम के तहत चुनाव आयोग किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह तय करता है और इसके बंटवारे पर भी फैसला सुनाता है। ठाकरे या शिंदे गुट, चुनाव आयोग किसे दे सकता है चुनाव चिन्ह? इस बात पर चुनाव आयोग ये भी फैसला कर सकता है कि वो किसको चुनाव चिन्ह दे या किसको ना दे। 1968 का इलेक्शन सिंबल एक्ट नियम की सबसे जो खास बात है वो यही है कि आयोग का फैसला सभी पक्षों को मानना होगा। चुनाव ये भी देखता है कि दोनों धड़ों में से किसके पास ज्यादा समर्थन है। आयोग पार्टी में फैसला लेने वाले गुट से भी जानकारी जुटाता है और इसके बाद ही दोनों धड़ों के समर्थकों के आधार पर फैसला करता है। चुनाव आयोग के पास एक और अधिकार है, अगर स्थिति ज्यादा उलझ जाती है तो चुनाव आयोग किसी धड़े के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है, वो पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देता है और उसके बाद दोनों ही धड़ों को अलग अलग चुनाव चिन्ह और नाम के साथ रजिस्टर करने का निर्देश दिया जाता है। उद्धव की कुर्सी पर मंडराते काले बादल की छाया अब विरासत की सियासत पर भी पड़ने लगी है।
एकनाथ शिंदे की लड़ाई सत्ता के साथ साथ धनुष कमान पर कमान की भी है और इसीलिए शिंदे ने शंखनाद कर दिया है। दावा अब सत्ता पर भी है, पार्टी पर भी है और विरासत पर भी, और दावों के पीछे पूरा का पूरा गणित भी एकनाथ शिंदे ने सेट कर लिया। सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने खेमे में शिवसेना के 38 विधायकों को जोड़ लिया है। ऐसे में विधानसभा में तो उद्धव की पार्टी का बहुमत शिंदे के पास है, वो भी 2/3 से ज्यादा। लोकसभा में भी एकनाथ शिंदे खेमे के सांसदों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में विधायिका की लड़ाई में तो उद्धव पिछड़ते दिख रहे हैं। उद्धव की नाक के नीचे से उनके विधायक बागी होते जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव का दावा अब पार्टी और विरासत पर बचा है। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे के बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। उद्धव गुट के इस बयान से साफ है कि उद्धव को सत्ता के साथ साथ अब पार्टी और विरासत पर हमला होता दिखने लगा है। इसीलिए उद्धव गुट ने मोर्चा अब दूसरी तरफ से खोल दिया है। लेकिन सामने भी सियासत के मंझे हुए नेता हैं। राउत के बयान के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवसेना की तरफ से उठाए जा रहे हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन उनके जवाबों में सबसे बड़ी बात थी शिवसेना पर उनके दावे की। हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है हमें इसी दिशा में जाना है। दीपक केसरकर की बातों से साफ है कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, शिवसेना पर अधिकार की है और एकनाथ शिंदे सीधे बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोकने की तैयारी में लगे हैं, जिसका पहला चैप्टर 2/3 विधायकों को तोड़ने से शुरू हुआ है। पहले हमारा गट को रिकॉग्निशन देनी चाहिए। वो रिकॉग्निशन देने के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, तो हम अगर वो नहीं दे रहे तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है, कितने सदस्य है, हम प्रूव करेंगे और हम वहाँ से ले लेंगे अपना। विधायकों सांसदों के साथ साथ कई स्थानीय निगम भी हैं जो अभी शिवसेना के कब्जे में हैं। इन निगमों में से मुंबई को छोड़कर ज्यादातर पर शिंदे गुट के नेताओं का ही प्रभाव माना जाता है। ऐसे में विधायक सांसद के साथ ही उद्धव की पकड़ निगमों पर भी कमजोर है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट संगठन के मामले में भी ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि उद्धव के साथ जो नेता हैं वो अधिकतर बैकडोर सियासत का हिस्सा रहे हैं, जबकि शिंदे गुट के पास जमीन पर पकड़ रखने वाले कद्दावर नेताओं की फौज है। और यही वो चीजें जो शिंदे गुट को ये दम दे रही है कि सीधा शिवसेना पर ही दावा किया जा सके। कि उनका संगठन कोई भी नहीं तोड़ रहा है। ये उनकी एक उनका भ्रम है कि कोई हमारा संगठन तोड़ना चाहते हैं। हम भी उस संगठन के मेंबर हैं, आज भी मेंबर है, कल भी रहेंगे। आपको क्यों लगता है कि हम उसको तोड़ने वाले हैं? उद्धव ठाकरे जिस तरह से बाला साहब की पार्टी शिवसेना पर अपने दावों के लिए मशक्कत कर रहे हैं, यही वो बात है जो एकनाथ शिंदे गुट को मजबूत बनाती है। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में बगावत तो बहुत हुए, लेकिन कभी कोई पार्टी और विचारधारा पर दावा नहीं कर पाया। ऐसे में मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए बेहद ज्यादा हैं, क्योंकि इस बार उनका सामना एकनाथ शिंदे से, जो जमीन की सियासत के मंझे हुए योद्धा हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.